और साथ ही चुनावी चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं बयानों को लेकर। जब चुनाव चल रहे थे तब बयानों का दौर चल रहा था। हर एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी को कुछ न कुछ ऐसे बयान दे रहे थे जिसको लेकर कहीं न कहीं बवाल मच रहा था, सियासी कोहराम मचा हुआ था। लेकिन अब जब मतदान संपन्न हो गए हैं, परिणाम आने में कुछ दिन बाकी है, तो ऐसे में इन बयानों का दौर अभी तक थमा नहीं है और अभी भी जो है इन बयानों के दौर चल रहे हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो परिणाम को लेकर हो, चाहे एक दूसरे के पार्टी के अंतर्कलह को लेकर हो। ऐसे ही एक बयान को लेकर फिर एक बार प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। तो कौन सा बयान है और ऐसा क्या कह दिया किसने कि सियासत फिर से गरमा गई है, इसी पर आज बात करेंगे। और हमारा शीर्षक है परिणाम के पहले का कहर, माननीयों के बयानों में जहर। तो छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी बयानबाजी का दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चुनाव के दौरान नेताओं ने जी भरकर एक दूसरे के खिलाफ जहर बुझे तीर चलाए। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर एक बार फिर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने भाजपा को लेकर एक बयान दिया कि भाजपाई जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। ये बयान उन्होंने कांग्रेस में परिणामों से पहले सन्नाटा पसरने के बयान को लेकर दिया था। इधर मुख्यमंत्री के इस बयान को भाजपा ही हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेसी हार के डर से बौखला गए हैं और उनके नेता अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बना के बैठे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे के बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है जिसमें उन्होंने बना के रखा है। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है। ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे ये लोग। देखिए, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा तो है और जिस प्रकार से बयानबाजी उनके वरिष्ठ नेताओं के आपस में हो रहे हैं, उनके पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ न कुछ तो पक रहा है। कांग्रेस के अंदर में कोई न कोई बात तो है, चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब का बयान हो, बृहस्पति जी का बयान हो, या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है। तो ये सारे जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है कांग्रेस के खेमे में, ये इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि अंतर विरोध जब परिणाम नहीं आया है तो ये हाल है। जब परिणाम आ जाएगा 3 दिसंबर को, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। तो ये रहा इन दोनों के बयान। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चुनावी माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है और इन जो बयान आ रहे हैं इनको उसी कड़ी में जोड़कर देखा जा सकता है कि जब तक परिणाम नहीं आते हैं नेताओं के बयान इस तरह से जहर वाले होंगे ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये राजनीति की सूचिता के मुताबिक ये ऐसे बयान पब्लिक को गवारा होंगे या फिर पार्टी के लोगों को ही गवारा होंगे। सबसे बड़ी बात यह है। तो इसी बात पर आज चर्चा करेंगे और 3 खास मेहमान मेरे साथ में हैं। मेरे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी पुराने हैं, दिग्गज हैं और कांग्रेस संगठन की भली भांति जो है उनका पक्ष अपने तरीके से रखते हैं। तौकीर रजा जी मेरे साथ में हैं। अनुभव के साथ साथ उनकी जो वो है गर्मी है वो भी बयानों में भी झलकती है, तौकीर जी के भाषणों में भी झलकती है। और जो हम डिबेट करते हैं तो तौकीर जी का ज्ञान भी झलकता है, उसमें उनका जो है वो अग्रेसिवनेस भी झलकता है। तो इसलिए तौकीर जी हमारे साथ में हैं। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विधि विशेषज्ञ हैं और ख़ास तौर पर राजनीति पर बारीक नज़र रखते हैं और इसलिए उनका जो विश्लेषण होता है वो सटीक बैठता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भंसाली जी, चूँकि बयान मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया तो जवाब आपसे बनता है। भाई चुनाव बीत गया, भाषणों का दौर भी बीत गया, लेकिन अभी भी इस तरह की तलखी क्यों कि जहर उगलते हैं, इस तरह की तलखी क्यों? चुनाव के दौरान शैलेश भाई आपने देखा होगा कि बीजेपी नेताओं की बोली कैसी थी। मैं आपको बता दूं, रमन सिंह जो है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोटा आदमी, मुसवा ऐसे शब्दों से संबोधित किया। तो ये मुझे लगता है कि आप बताइए राजनीतिक सूचिता में कहीं उचित है। हम बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ आकर ये कहते हैं कि ये बाबर के खानदान से हैं, 1 अकबर को जिताओगे तो 100 अकबर आएंगे।
ये किसको उत्तेजित करने की या किसको बोलने की कोशिश दंगे फैलाने जैसे बयान देकर कर रहे हैं, ये सबके समझ में आता है। अमित शाह कहते हैं कि बीरनपुर में साहू की जो हत्या हुई वो सुपारी देकर करवा दी सीएम ने, तो ये जहर ही तो है, इससे ज़्यादा और क्या बचा। और बहुत सारी चीज़ें, साध्वी प्रज्ञा जैसी इनके पास फायर ब्रांड महिलाएं हैं, भाजपा की स्मृति ईरानी जैसी, जो बोलते समय इनको ये भान नहीं रहती कि क्या बोल रहे हैं और इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनता के ऊपर या राजनीतिक सुचिता के ऊपर, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी इनको परवाह नहीं है। इस तरीके के बयानों का इन लोगों ने उपयोग किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा के लोग तो मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं। और सीधी सी बात है, ये अवसाद में है, फ्रस्ट्रेशन में है। मैंने सुना है बीजेपी की ऑफिस में रोज बीजेपी के अध्यक्ष और बड़े नेता बैठकर रोज कागज में लिस्ट बना रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, पर आंकड़ा जो है वो बहुत ही, मैं कहूँ कि दया आती है ऐसे आंकड़े बताने में भी मुझे टीवी में, उस आंकड़े पे पहुंच रहे हैं। पर काट छाट रोज जारी है, कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आदमी जब अवसाद में होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो जहर ही उगलता है, उसको ये होश नहीं रहता कि वो क्या बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति भाजपा के नेताओं के साथ बनी हुई है। तौकीर रजा जी, भंसाली जी की बात तो सही है भाई। आप जब भी आप किसी भी सभा को देख लें, अमित शाह जी की सभा हुई राजनांदगांव में, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो है वो जानबूझकर उसकी हत्या करवाई और उसके बाद आरोपी को जो खुलेआम घूम रहे हैं तो ये संरक्षण दे रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी कहते हैं, एक अकबर को अलवा बसाओगे, जिताओगे, 100 बाबर के खानदान आ जाएंगे, इस तरह की बातें होती है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का बादशाह है। तो इस तरह के बयान की शुरुआत तो आपसे हुई है, तो क्यों ना कहें सीएम। देखिए ऐसा है, तुम पे होते हैं अगर तंज तो हैरत ना करो, तुम पे होते हैं अगर तंज तो हैरत ना करो, आईने पर ही तो पथराव किया जाता है। तो आईना जो होता है वो पारदर्शी होता है, साफ दिखने वाला होता है। आपको आईना दिखा रहे हैं, यही स्थिति है। आप देखिए खुद के ऊपर जब आती है तो यही स्थिति है। देखिए हम जब जीतते नजर आ रहे हैं तो उल जुलूल बयान देना शुक्रिया मान क्यों नहीं। और उसका पहला उदाहरण आपने देखा होगा कि जब ईडी पर इनके ऊपर कार्रवाई के नाम से, सत्ता के नाम से कार्रवाई करने की बात जब आती है तो कुत्ते बिल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग अपनी गरिमा छोड़कर, वो भी जबकि संवैधानिक संस्था है, उसको कुत्ते बिल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या, कोई कौन सा बयान है भाई, जरा ये बताइए। जरा ये भी बता दीजिए, आपके मुख्यमंत्री के पिताजी ने सनातन विरोधी बयान यूट्यूब में भरे पड़े हैं, वो उसके ऊपर भी कभी आपने उनके विरोध कोई बयान नहीं दिया। जरा ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री जी, जरा ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री जी कि आप जब आपके नेता संरक्षण देते हैं और बीरनपुर की घटना जो होती है उसमें संरक्षण देता हुआ साफ नजर आते हैं, आपके एक मंत्री उनके यहाँ नहीं पहुंचते हैं, तो आप किस मुंह से आप बताते हैं कि हम उनके समर्थक हैं। सनातन विरोधी तो आप ही लोग रहे हैं। सनातन विरोधी का तो जीता जागता उदाहरण आपने हलफनामा दे के केंद्र सरकार ने, जब आपकी सरकार रही, दिया था कि राम के अस्तित्व को नहीं माना था आपने हलफनामा देकर। राम जी के जो तौकीर जी तो हम थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। मैं विषय पे आता हूँ। एक बात बताइए, जैसे आप संवैधानिकता की बात कर रहे हैं, आप आदर्श आचरण की बात कर रहे हैं, ये बताइए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिनका नाम भूपेश हो, उसे ठगेश के नाम से संबोधित करा जाना, वो भी सोशल मीडिया में सार्वजनिक रूप से, ये तो भाजपा का चरित्र नहीं है। देखिए ठगा है तो आज उसी के ठगा है तभी तो उनका नाम भूपेश ठगेश है। उसका कारण भी आपको नजर आता है। आज आपने भी देखा कि सट्टा घोटाला में महादेव ऐप में उनका नाम नजर आता है। आप महादेव ऐप में उनके मुख्यमंत्री जो सचिवालय है, मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है पूछताछ जब करने जाते तो ये हो गया था, माननीय आपने अमित शाह जी को बैठा दिया था, एक कार्यकर्ता नहीं गया था। ये कौन सा तरीका? अरे आपको मालूम है कार्रवाई हो रही है, आप अदालत पे भरोसा नहीं करते। आपको अगर ईडी में भरोसा नहीं है तो अदालत में जाइए ना, क्यों भरोसा नहीं उसके ऊपर? तो साफ सुथरा दिखता है, आपने बयान देके कुछ भी उल जुलूल बयान देके आप सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं, आप प्रचार में बना रहना चाहते हैं और कुछ नहीं करा। जैसे इन्होंने भूपेश बघेल जी ने सिर्फ प्रचार किया, प्रचार में बने रहे, लेकिन जनता के बीच में योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचाया। इसलिए आज जनता उनको उखाड़ फेंक रही है, इसलिए उनके उल जुलूल बयान बिल्कुल मानसिक संतुलन खो चुके हैं, हारने जा रहे हैं। ये स्थिति बना दी है। मैं ये बिल्कुल वर्ड बोल रहा हूँ, मानसिक संतुलन खोते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आज हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कुछ भी माननीय भंसाली जी बैठे हैं और उनके बहुत करीबी हैं और ये सब जानते हैं। माननीय भंसाली जी आप भी जानते हैं कि आज वो बयान क्यों दे रहे हैं, आज स्थिति ऐसी क्यों नजर आ रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे बयान के मत चाहिए भाई साहब, हम तो जो सच्चाई है वही बोलते हैं, हम जो सत्य है वही दिखाते हैं। इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया। भाजपा वाले सब जानते हैं
कि इस देश में हिंसा फैलाना, भड़कावे वाले बयान देना, अच्छा आप इस बयान का समर्थन, अच्छा एक मिनट भाई, आप इस बयान का समर्थन करते हो क्या कि ये बाबर के खानदान के हैं और एक अकबर को जिताओगे तो 100 अकबर आएंगे? आप इस बयान का समर्थन करते हो क्या? हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान का समर्थन करते हो क्या कि ये बाबर के खानदान के हैं, एक अकबर को जिताओगे तो 100 अकबर आएंगे? आप दोनों समर्थन करते हो क्या? इंदिरा गांधी अरे इंदिरा गांधी तक पहुंच गए, मैं साथ में तौकीर जी, एक सवाल भंसाली जी ने आपसे पूछा है, पूछे भंसाली जी। एक सवाल मैं करता हूं, ये मुझे बताओ कि हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया, भाषण में भरी सभा में बोला कि ये बाबर के खानदान के हैं, एक अकबर को जिताओगे तो 100 अकबर आएंगे। क्या आप इसका समर्थन करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान का? मुझे जवाब दीजिए। उन्होंने क्या बोला था, आप उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर बोलने की कोशिश मत करिए। आप एक अकबर को जिताएंगे तो 100 अकबर आएंगे, उसका मतलब यह है, उसका मतलब यह था कि रोहिंग्या मुस्लिम का विरोध करते नजर आते हैं। उन्होंने बोला भी रोहिंग्या मुसलमान के बारे में। अरे जवाब ही नहीं है आपके पास, आपके पास जवाब ही नहीं है। चलिए जी, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी का बेहद सम्मान करता हूं। क्या मुख्यमंत्री जैसे पद में रहकर जो उन्होंने बृजमोहन जी जैसे 35 साल के विधायक और इतने वरिष्ठ नेता के खिलाफ कहा कि बृजमोहन को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान है, क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? गुंडा कहा, ये राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिए क्या है। इतनी मारामारी हुई थी छत्तीसगढ़ में जब 2000 में जब राज्य का गठन हुआ था और प्रथम नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वो आए थे। टेबल के नीचे छुपना पड़ा था, गाड़ियों को आग लगा दी थी और इस कदर कुर्सी टेबल की चलिए एक उदाहरण भंसाली जी, तौकीर जी मैं आपको बताऊंगा, एक उदाहरण मेरे पास भी है। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री का चयन होना था, दिग्विजय सिंह आए थे वहां पर पर्यवेक्षक बनकर, विद्याचरण शुक्ल जी के बंगले में ये बात हो रही थी। जब बाहर निकले दिग्विजय सिंह तो उनके कपड़े फटे हुए थे। आपने किसी ने देखा कि दिग्विजय सिंह के कपड़े पूरी मीडिया देखा साहब। अरे मैं अभी आ रहा था, मेरा कमीज फट गया था, थोड़ा सा फंस गया था कहीं पे, तो इसका मतलब मुझे किसी ने मारा, इसका अर्थ ये नहीं होता। किसी ने नहीं देखा था, ये मनगढ़ंत कहानी थी और कुछ नहीं था। तौकीर जी, अपने आप कपड़े फट गए? अरे फंस गया था भाई, वो ऐसा निकलते समय थोड़ा फंस गया था दरवाजे में जो है। मुख्यमंत्री इतना ही है तो आप बयान दिए थे कि मेरे जेब में सबूत है झीरम कांड, वो तक को निकालते नजर नहीं आते। बयान तो आप अपने से मुकर जाते। मैं तो चाहता था आप झीरम पे आओ, आप, अरे मैं तो चाहता था आप झीरम पे आओ। भाई ये बीजेपी झीरम के कांड की, इस राजनीतिक हत्याकांड की ये जांच से क्यों घबरा रही है? क्यों धर्मलाल कौशिक बिलासपुर गए थे, हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जांच को रुकवाने की। कैसे 20 सीटों पर अरे बताओ भाई, और इन 70 सीटों में भी आप हार रहे हैं। इसी कारण से आप लोग बेदखल हो भाई, पूर्ण रूप से बेदखल हो, रोज कागज फाड़ रहे हो वहाँ पे, आप बीजेपी ऑफिस में बैठ, पूरी जानकारी है हमारे पास। अरे पूरी जानकारी है भाई, सत्ता के निकट तक दूर दूर तक नहीं हो भैया। बता दो कौन सी 5 योजना, मेरे को तो लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए भी आप लोगों के पास संख्या नहीं होगी। इंप्लीमेंट हो चुका हो, जरा बता दीजिए भाई साहब। हर योजना पे तो आपने घपला किया, हर योजना में घोटाला किया, हर योजना में अच्छे दिन आए, भ्रष्टाचार किया, और जो अच्छे दिन आए क्या? तिवारी अंदर है, अच्छे दिन आए क्या? सोमनाथ चौरसिया अच्छे दिन आए क्या आपके? अंदर है। अरे भाई साहब, अरे वो सब फैसला कोर्ट करेगी, ये अंदर है बोलकर ये अपने जो 3 जमाई है आप लोगों की, ईडी, आईटी, सीबीआई, अपने जमाई का सपोर्ट मत करिए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये जो फर्जी केस आप लोगों ने बनाया ना, घसीट के ले जाएंगे कोर्ट में आप लोगों को। बहरहाल एक बार विषय में आते हैं, एक बार विषय में आते हैं। विषय ये है, क्या चुनाव के दौरान जो बयानबाजी हुई या फिर अभी परिणाम आने से पहले जो बयानबाजी हो रही है, ये किसी तरह से राजनीतिक शुचिता के दायरे में तो नहीं आता है, लेकिन क्या संवैधानिकता के लिहाज से अगर हम देखें, एक बार मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, बयानों की लंबी फहरिस्त है, एक बयान के लिए हम तो अगर छत्तीसगढ़ से बाहर निकले तो शायद इससे भी ज़्यादा
बड़े खतरनाक बयान हैं जिनको बिल्कुल किसी भी लहजे में एक सभ्य समाज के लिए या एक सभ्य राजनीति के लिए किसी भी लहजे में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इवन लोकसभा ने भी ऐसे 150 शब्द विलोपित किए हैं जिनको बार बार प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके बाद भी राजनेता शायद बाज नहीं आने वाले। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, क्या इन नेताओं की जिस तरह बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से ये शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या सरकारी जो संस्थान है हमारे, चाहे चुनाव आयोग की बात कर लें या फिर बहुत सारे ऐसे संस्थानें बने जिनको अधिकार है, कोर्ट की हम बात कर लें, जिनको अधिकार है, आपको नहीं लगता कि इसमें एक ऐसा कम से कम संशोधन होना चाहिए कि इस तरह के बयानों को लेकर कहीं न कहीं एक सजा का कानून का प्रावधान हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है शैलेश जी आपका। देखिए, आज का समय जो संवाद हो रहा है, डिस्कोर्स हो रहा है राजनीति में, यह दुर्भाग्यजनक है। और दूसरी बात यह है कि प्रदेश हो या देश हो या फिर राजनीति हो या फिर समाज को, ऐसे शब्द जो आ रहे हैं इनके ऊपर अब सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो संवैधानिक संस्था की बात की है, चुनाव आयोग को, ठीक है, चुनाव आयोग को अधिकार संविधान सभा ने दिया था और एक बार संशोधन हुआ तो उसमें 1 से लेकर के संख्या को बढ़ा करके 3 किया गया। बिल्कुल चुनाव आयोग को इस विषय के ऊपर अपना जो एक्सपीरियंस है उसको रखना चाहिए। और मैं एक मिनट रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने इसलिए कहा इस संदर्भ में क्योंकि जब चुनाव आयोग को इतना अधिकार है कि चुनाव आयोग समोसे का तक, चुनाव में जो वहां पे प्रयोग किए जाएंगे समोसे तक का रेट तय कर सकती है, तब तो ये तो बहुत उससे भी बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल 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 सहमत हैं आपसे शैलेश जी। अब प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ में जो इस तरह की बोली भाषा देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बोली हो या भाषा तो काफी मीठी रही शैलेश जी। आज 2 घटनाओं का आपने जिक्र किया और आपके इस परिचर्चा में इसमें कुछ महीन शब्द छूट गए। जैसे भैया विद्याचरण जी के फार्म हाउस में जो हुआ, तो उस समय सुचिता थी, भैया जी स्वयं बोले कि कुछ गुंडा घुस आए थे और वो दिग्विजय सिंह जी से माफी मांगे थे, आपको याद होगा। बिल्कुल, ये सुचिता थी। इसी तरह से ब्रिजमोहन जी के साथ जो बैजनाथ पारा में हुआ, लेकिन ब्रिजमोहन जी का पहला वीडियो आप देखेंगे, उसमें उनका कहना है कि मैं उस मदरसे में गया और मेरी जीत के लिए वहां दुआ मांगी गई। तो कंप्लीट बात आनी चाहिए। यह है छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता। और मूल बात यह है कि ठीक है, कभी कास्ट के मसले के ऊपर यहां बटे रहे, लेकिन सांप्रदायिकता के मसले के ऊपर छत्तीसगढ़ में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। मूल प्रश्न यह है कि आप देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपोजिशन भी होना चाहिए, सत्ताधारी भी होना चाहिए। शब्द अलग अलग हैं। प्राइम मिनिस्टर का जैसे आया, ऐसा बटन दबाओ कि किसी पार्टी को फांसी दे रहे हैं, या फिर और जो नेता लोग हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग हैं, अपोजिशन पार्टी के नेता लोग जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब लगता है कि चुनाव आयोग को काफी सख्ती से पेश आना चाहिए और शब्दों की मर्यादा में उनको बांधना ही चाहिए। बिल्कुल, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन डॉक्टर नगर जो मेरा जो प्रश्न था कि जिस तरह से प्रयोग हो रहे हैं, मैंने कहा चुनाव आयोग के अलावा भी ऐसे कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर अधिकार है। सो मोटो अगर हम बात करें, कोर्ट की बात करें या फिर हम बात करें पुलिस की भी बात कर लें, जो कि अगर मान लो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, सो मोटो जो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, ऐसे मामलों में क्या कोर्ट को भी, चाहे हाई कोर्ट की हम बात करें, स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और तिरुनल्लाई शेषन साहब जब चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते थे तो वो तो साफ कहते थे कि सुबह के नाश्ते में मैं नेताओं को खाता हूं। ऐसे ही कुछ एक प्रकार से संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जो काम करते थे वो कार्रवाई करने का वो बात करते थे, इसी को नाश्ते शब्द में वो प्रयोग किए। तो मूल प्रश्न यह है, इसी तरह से जागरूक नागरिकों को भी पहुंचना चाहिए, कोर्ट में, न्यायालय में, चुनाव आयोग में पहुंचना चाहिए। लेकिन सिद्धांत अलग है शैलेश जी। धरातल में तो यही देखते हैं कि देखिए, ये जो मतदान दल रवाना होता है, आरोप नहीं है, लेकिन जो दिखाई देता है, जो बोध है, एक्सपीरियंस है, जैसे मतदान दल रवाना होता है, पूरा अमला, पूरा कंसंट्रेशन चुनाव आयोग का उधर हो जाता है। वो जो 2 रात और दिन रहती है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पता नहीं कैसे कैसे कृत्यों को करवाने के लिए हम सबको साक्षी होना पड़ता है। यह भी तो है, तो उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें और उनका कंसंट्रेशन देखें, उनको दूर की चुनौती दिखाई देती है कि हमें सफल मतदान संपादित करना है। यह भी एक
रास्ते में अवरोधक रोड़ा बनते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर चंद्राकर की बातों से सहमत हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे तौकीर रजा जी की पार्टी के नेता हों, चाहे भंसाली जी की पार्टी के नेता हों, ठीक है, इनका एक मूल धर्म है कि राजनीति में जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विरोधी पार्टी के खिलाफ क्या कुछ बोल सकते हैं, किस हद तक बोल सकते हैं, किस हद तक उन्हें जो है झूठा ठहरा सकते हैं या फिर उन्हें भ्रष्टाचारी ठहरा सकते हैं, ये अपनी एक जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर चंद्राकर ने कहा, कम से कम चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को ऐसे मामलों में इतने अधिकार मिलने चाहिए, इतने संसाधन संपन्न उन्हें बनाने चाहिए कि ऐसे मामले जो समाज में किसी भी तरह से अपना स्थान नहीं रखते हैं, सभ्य समाज में इस तरह के जो स्थान नहीं रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को सक्षम देने के लिए अधिकार देना, ये सरकारों का काम है। देखें वो सरकारें कब तक इन संवैधानिक संस्थाओं को इतना सक्षम बनाती है कि ऐसे बयान जो समाज को शर्मसार करे, ऐसे बयानों से समाज को मुक्ति मिले। हम भी देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ